हे दोस्तों, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, या फिर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पूछा गया है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को यहाँ पे पूछा गया है। और ऑप्शन दिए गए हमें कोशिका, अंग, उत्तक या फिर नाभिक। तो जैसा हम सब लोगों को पता है कि जो लाइफ की बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका। तो कोशिका को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर जीवन की मूलभूत इकाई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करें वहीं उत्तक की, तो उत्तक यानी टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स जहाँ पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है वो मिलके क्या बनाता है, अंग या फिर ऑर्गन। तो जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके अलावा जो उत्तक होता है या फिर टिश्यू है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं हम उत्तक या फिर टिश्यू। और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं आपस में, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलेंगे ऑर्गन या फिर अंग। जबकि जो नाभिक या फिर न्यूक्लियस है वो क्या है, सेल का एक पार्ट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेंटर, केंद्रक क्या है, केंद्रक भी बोलते हैं नाभिक को। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ सेल है, नाभिक या फिर न्यूक्लियस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कोशिकांग हमें यहाँ पे बताना है जो मेनली प्रेजेंट होगा किसमें, जो प्लांट सेल होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर देखें हम इसी कोशिकांग को अगर हम एनिमल सेल में देखना चाहें तो हमें वहाँ पे ये जो सेल ऑर्गन होगा वो नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसा ऑर्गन बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम। तो अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो ऑर्गन है जो हमें कहाँ पे, प्लांट सेल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एनिमल सेल होती है वहाँ पे क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, या फिर एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो सही जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल में मिलता है, जबकि कहाँ पे एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और वहीं बात करें किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिल जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो तो वो भी हमें दोनों सेल्स में, यानी प्लांट और जो एनिमल सेल है वहाँ पे मिल जाता है देखने को। और राइबोसोम भी क्या होता है, प्लांट और एनिमल सेल बोथ में देखने को मिल जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य। तो लिविंग जो पार्ट होता है किसी भी सेल का उसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे बोला गया है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रोटोप्लाज्म है या फिर जीव द्रव्य है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे बताना है वो चीज़, वो कौन से कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है केवल कोशिका द्रव्य यानी ओनली साइटोप्लाज्म, या फिर केवल केंद्रक द्रव्य यानी ओनली न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, इट मीन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म बोथ। और जो डी ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना होता है वो बना होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, और जितने भी क्या होते हैं कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल होंगे साइटोप्लाज्म में, उनसे मिलकर बना होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो जितने भी क्या होंगे सेल ऑर्गेनेल होंगे उनसे मिलकर बना होगा प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर यहाँ पे।
अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ऐसी सेल हमें यहाँ पे बतानी है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, यानी जो नाभिक या फिर क्या बोल सकते हैं, केंद्रक देखने को नहीं मिलता है हमें। तो बात करें मूल रोम कोशिका की, तो मूल रोम कोशिका जो होती है वहाँ पे क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस मिलता है, यानी कोई सेल होगी तो वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सेल यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसी जो सेल जिसमें नाभिक नहीं होता या फिर न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो कौन सी है? जो हमारी ह्यूमन आरबीसी होती है, तो आरबीसी लाल लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका ऐसी कोशिका या फिर ऐसी सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, तो न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा मोनोसाइट या फिर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमें जो न्यूक्लियस या फिर क्या बोल सकते हैं, नाभिक देखने को मिलता है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? इट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है या फिर कोशिकाओं का आत्मघाती बैग किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टियोसोम या फिर फैगोसोम। तो जो क्या होता है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स देखने को हमें मिलते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, या तो सेल की रिपेयरिंग करेंगे, जो सेल मतलब जिसमें थोड़ी बहुत टूट फूट या फिर कुछ मरम्मत की क्या हो ज़रूरत हो वहाँ पे उसकी क्या करेगा, मरम्मत करेगा। और जो क्या होती हैं एकदम ही ख़राब हो जाते हैं जो सेल, उनका क्या कर देता है, भक्षण या फिर उनको इनगल्फ कर देता है लाइसोसोम। तो इसीलिए जो लाइसोसोम है उसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो इसके अलावा जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? तो जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका का ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एटीपी होती है, एटीपी या फिर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी को बोला जाता है ऊर्जा का सिक्का भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्जा का सिक्का, यानी कॉइन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है एटीपी को। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, मेनली क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो क्या करता है, रेस्पिरेटरी चेन का यूज़ करके क्या करता है, कोशिकाओं में किसी भी सेल में क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा कि एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूछा गया है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ऐसी सेल बतानी है यहाँ पे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर बात करें आरबीसी की, तो इस पे भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता है, मांसपेशी यानी मसल सेल्स में भी मिलता है, लीवर सेल्स में भी मिलेगा। लेकिन हमने बात की इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था, डिस्कस किया कि जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यानी जो सेल ऑर्गेनेल होंगे बाकी वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या है, हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा यहाँ पे, हमारा राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आरबीसी। आरबीसी में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगा। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ऐसा
सेल ऑर्गेनेल बताना है हमें जिसमें क्या होता है डीएनए देखने को मिलता है। इट मीन्स जो मेनली जो डीएनए होता है मोस्टली क्या होता है, जो डीएनए होता है किसी भी सेल में वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है या फिर केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा सेल ऑर्गन बताना है जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के अलावा भी मतलब ऐसा कोई ऑर्गन होता है जिसमें क्या होता है डीएनए देखने को मिलता है या फिर डीएनए पाया जाता है। तो ऐसा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे अपना खुद का क्या होता है डीएनए होता है। क्या होता है? अपना स्वयं का या फिर ओन डीएनए होता है इसका, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गन है जिसमें क्या होता है अपना डीएनए देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा क्या होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसमें भी क्या होता है अपना डीएनए, या फिर हरित लवक बोलते हैं, तो उनमें भी क्या होता है अपना डीएनए देखने को मिलता है। मेनली जो इनका डीएनए होता है वो कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा? सॉरी क्या बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए होता है इनका। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। यानी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन को क्या किया था, डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है या फिर कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर बात करें ऐसे सेल ऑर्गन की जहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है डीएनए देखने को मिलता है। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा रिपीट हो गया या फिर अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो हमने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है अपना खुद का डीएनए होता है। तो और कैसा डीएनए होगा ये? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है और आरएनए में अनुपस्थित रहता है। मतलब हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ बतानी है जो क्या होगा डीएनए में तो प्रेजेंट होगा लेकिन आरएनए में हमें देखने को नहीं मिलेगा, आरएनए में एब्सेंट होगा। तो जो हमारा क्या होता है यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस हैं थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक जो क्या होता है यूरेसिल होता है, वो मिलता है हमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए में। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, ऐसे 4 नाइट्रोजनी बेस दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी चीज़ डीएनए में प्रेजेंट होगी लेकिन जो आरएनए है वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी आरएनए में एब्सेंट होगी। तो जो थाइमिन होता है, क्या होता है थाइमिन, तो ये नाइट्रोजनी बेस है तो ये हमें डीएनए में देखने को मिलता है। थाइमिन हमें देखने को मिलता है डीएनए में लेकिन एब्सेंट होता है किसमें? आरएनए में। तो आरएनए में अनुपस्थित होगा थाइमिन। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। यानी जो आरएनए है इसका प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है यहाँ पे। तो प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करें तो आरएनए का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है आरएनए का प्राइमरी वर्क या फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का जो फंक्शन होगा प्राइमरी फंक्शन वो क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो जीन की हमें यहाँ पे मेनली लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे होता है। केंद्र की ये जो झिल्ली होती है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है, कोशिका कला में होता है, कोशिका कला को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन में होता है, या फिर लाइसोसोम में होगा, या फिर जो गुणसूत्र हैं यानी क्रोमोसोम में। तो आनुवांशिक यूनिट जो जीन है यानी क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो आनुवांशिक यूनिट जो जीन होता है, तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्रों में, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होगा यहाँ पे, जो जीन होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्रोमो
क्रोमोसोम्स में होंगे प्रेजेंट जीन। तो जो हमारा राइट आंसर है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? गुणसूत्रों में। क्रोमोसोम पर होते हैं, गुणसूत्रों में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, यानी डबल हेलिक्स मॉडल को यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल का पता किसने लगाया या फिर किसने डिस्कवर किया था, डबल हेलिकल ऑफ डीएनए। तो जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये जेनेटिक्स वाली यूनिट में हम पढ़ते हैं कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना को दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। अब बात करेंगे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। तो डबल हेलिकल का मतलब होता है यहाँ पे डीएनए में क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड यानी इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा। दो वलय बोल सकते हैं या फिर 2 स्ट्रैंड बोल सकते हैं। तो इनका नाम क्या होता है? एक तो 5 डैश होता है, दूसरा क्या होता है? 3 डैश होता है। तो ये 2 क्या होते हैं? डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं इसको। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्या होता है? अपना डीएनए होता है। तो अपना डीएनए कैसा होता है? मैंने बताया था कि वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर्कुलर यानी कुछ राउंड शेप में होगा वहाँ पे देखने को डीएनए। जबकि जो हमारा डीएनए होता है वो कैसे होता है? डबल हेलिकल होता है, जो केंद्रक में पाया जाता है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? इट मीन्स डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? ये यहाँ पर बोलने का मतलब है क्वेश्चन का। तो जो हमारे कौन सा है? फ्रेडरिक मीशर हैं। फ्रेडरिक मीशर ने ही क्या किया था? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? फ्रेडरिक मीशर इज द राइट आंसर। वहीं बात करें जॉन रे ने, तो जॉन रे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा गया है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? इट मीन्स यहाँ पे पूछा गया जो बॉन्डिंग होती है डीएनए के 2 हेलिक्स के बीच, इस टाइप से जो क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। तो यहाँ पर पूछा गया है इन 2 हेलिक्स में, जो ये हेलिक्स हैं, इनके बीच कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? कौन से बंध से ये बंधे होते हैं साथ में? तो यहाँ पे जो डीएनए का 2 स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड फर्स्ट और स्ट्रैंड सेकंड, तो इनमें बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को हमें मिलते हैं। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड या फिर 2 हेलिक्स ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? यानी विशेषता नहीं होती है का मतलब जो चीज़ वायरस में नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डीएनए या आरएनए की उपस्थिति। तो जो विषाणु होता है, वायरस होता है, उसमें क्या होता है? आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा, या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। यानी एज अ जेनेटिक मटेरियल जो वायरस होता है उसमें डीएनए या फिर क्या होगा? आरएनए, इन दोनों में से एक ही चीज़ देखने को मिलती है। ये तो एकदम सही है। क्या है? ऑप्शन ए इज द इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, बट क्या है? ये एकदम सही है विषाणु के एस्पेक्ट में। अब बात करेंगे दूसरा यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या ऑप्शन दिया गया है हमें? दूसरा ऑप्शन दिया गया है परपोषी कोशिका के अंदर प्रजनन। तो वायरसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरी सेल के, यानी जो परपोषी या फिर क्या बोल सकते हैं, होस्ट सेल के अंदर ही क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पे राइट आंसर। इसके अलावा जो वायरस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है? कड़ी है, या फिर बीच की कड़ी बोला जाता है वायरसेस को। तो इसीलिए जो वायरस होता है वो क्या करता है? किसी, अगर वो ऐसे ही होस्ट सेल के बाहर है कहीं पर, तो वो क्या होगा? उसमें कोई भी रिप्रोडक्शन या फिर कुछ भी जो होती है रिप्रोड्यूस करने वाली जो क्या होती है प्रोसेस, वो नहीं होती है उसमें। रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कब होगा? जब वो किसी होस्ट के सेल के अंदर एंटर होगा, या फिर सेल के अंदर, किसी होस्ट सेल के अंदर होगा। माना यहाँ पे ये क्या है? कोई होस्ट सेल है, और ये क्या है? यहाँ पे वायरस है। ये क्या है? कोई वायरस है। तो इसके अंदर तो ये रिप्रोड्यूस आसानी से कर लेगा वायरस, यानी अपनी संख्या में क्या कर लेगा? वृद्धि कर लेगा, इंक्रीज इन
नंबर हो जाएगा यहाँ पे वायरस में। लेकिन वहीं बात करें, जो वायरस अगर यहाँ पे है कहीं अकेले है बिना विदाउट होस्ट सेल, तो यहाँ पे इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होगा, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो जो वायरस होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करेगा कहाँ पे, विद इन द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है वायरस। तो ये भी क्या हमारा राइट है, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन वायरस के एस्पेक्ट में जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, परपोषी कोशिका के अंदर प्रजनन करेगा वायरस, तो ये क्या है, एकदम राइट है। अब बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड में इन्होंने क्या बोला है कि स्वभाव से पूरी तरह परजीवी। तो जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइट हैं, एकदम कंप्लीटली पैरासाइट हैं। तो ये भी क्या है, एकदम सही है वायरस के एस्पेक्ट में। अब बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में इन्होंने बोला है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है वायरस में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो वायरस होता है इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। सेल वॉल नहीं होगी, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा अगर वो क्या है, ऐसे अकेले बाहर है कहीं पे। तो अब जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति विषाणु की विशेषता नहीं है, यानी विषाणु में सेल वॉल नहीं देखने को हमें मिलेगी। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, विषाणुओं में होता है, तो वायरस में होता है, क्या होता है, केवल डीएनए, ओनली डीएनए होगा, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्या दिया गया है, ना तो डीएनए ना ही आरएनए। तो नाइदर डीएनए नॉर आरएनए। तो सी जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बोला गया है ओनली आरएनए। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बोला गया है या तो क्या होगा, डीएनए या फिर क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। आइदर डीएनए और आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है, वायरस में क्या होता है, या फिर डीएनए आपको देखने को मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए। तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो सकता है एक टाइम पे एक वायरस में। तो जो हमारा डी है, या तो आरएनए या डीएनए। तो विषाणु में क्या होता है, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटीरियल। तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका यानी जो क्या होते हैं, एडवांस सेल है, यानी पूरी तरह क्या होती है, विकसित सेल्स होती हैं। तो उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है फॉस्फोलिपिड से, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। लिपोप्रोटीन से, ये भी क्या है, गलत है। अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यूकैरियोटिक जो एडवांस क्या बोल सकते हैं, बिगर एनिमल्स, या फिर जो एडवांस टाइप की सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, यानी कम्प्लीटली डेवलप जो सेल होगी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है। तो हमें ऐसी स्टेज को यहाँ पर बताना है जहाँ पर पहुँच के कोशिका फर्दर क्या होगा, कोशिका में या फिर सेल में फर्दर डिवीज़न नहीं होगा, कोशिका में डिवीज़न होना क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो ऐसी जो स्टेज है उस स्टेज को हम बोलते हैं G0, क्या बोलते हैं, G0 स्टेज बोलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक, ये यहाँ पर आधार होना चाहिए था, ये क्या हो गया, आचार हो गया। तो आचार नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ पे आधार है, यानी क्या बोल सकते हैं, बेसिस। तो ये क्या है, आधार बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं इन ऑप्शंस में से जिन्होंने क्या बोला, जीव द्रव्य को क्या बोला, जीवन का भौतिक आधार बोला, जीवन का भौतिक आधार बोला है। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर वो कौन सा है, हेक्सले। तो हेक्सले क्या है, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बोला, जीव द्रव्य को बोला कि ये क्या है, जीवन का भौतिक आधार या फिर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। कौन, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या बोला, जीवन का
भौतिक आधार या फिर क्या बोला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला, किसको, प्रोटोप्लाज्म, किसको बोला था, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को बोला था हेक्सले ने, जे हेक्सले जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी जीवन का भौतिक आधार है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है लाइसोसोम हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या हैं, पाचन केंद्र हैं, डाइजेशन सेंटर हैं, श्वसन केंद्र हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, या फिर मल विसर्जन केंद्र हैं, या फिर ऊर्जा केंद्र हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या है, डाइजेशन केंद्र, यानी डाइजेशन सेंटर। जो लाइसोसोम होते हैं उसमें मैंने बताया कि क्या होते हैं, न्यूमरस एंजाइम्स होते हैं। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लॉट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, लॉट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, किसकी, हमारी जो क्या होती है, सेल होती है, तो उसकी हेल्प करेंगे डाइजेशन में। तो हमारा जो राइट आंसर है, लाइसोसोम क्या है, पाचन केंद्र या फिर डाइजेशन सेंटर हैं। इनमें डाइजेशन सेंटर हैं क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करेंगे। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, हरित लवक बोल सकते हैं। तो प्लास्टिड क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो मिलेगा हमें कहाँ पे, ओनली प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल्स। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में हरित लवक या फिर प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, जबकि जो जंतु कोशिका में होता जो जंतु कोशिका में हमें प्लास्टिड या फिर हरित लवक देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली ऐसी कंडीशन को पूछा गया है कि जब क्या होता है, क्रोमोसोम में विदाउट डिवीज़न क्या होता है, सेल का डिवीज़न हो जाता है, यानी जो गुणसूत्र हैं, जो क्या है क्रोमोसोम है, उनमें क्या होगा, डिवाइडेशन नहीं होगा, और उस जो क्या होगी, कोशिका क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी विदाउट क्रोमोसोमल डिवीज़न। तो उस जो स्टेज है या फिर उस टाइप का जो डिवीज़न है उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जब गुणसूत्रों में या फिर क्रोमोसोम में डिवाइडेशन के विदाउट डिवाइडेशन सेल में क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है, या फिर सेल डिवाइड हो जाती है विदाउट क्रोमोसोमल डिवीज़न, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। तो यहाँ पे क्या होता है, नो क्रोमोसोमल डिवीज़न, यानी नो क्रोमोसोमल डिवीज़न होता है यहाँ पे। अब बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो यहाँ पे जो सेल क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, ये पूछा गया है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर द राइट आंसर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि बिलोंग करते थे साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।